बच्चों, स्वागत है आपका आरकेएस एजुकेशनल 3 चैनल में। आज पढ़ेंगे हम विज्ञान का 7वां पाठ, पौधों को जानिए। पौधों के बारे में जानकारी लेंगे। बाहर निकलने कर आपने चारों ओर पौधों को परीक्षण कीजिए। बाहर निकलकर चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप ये देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय होते हैं? आप ये देखेंगे कि कुछ पौधे तो छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से। कुछ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लाली या युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए, पौधों के भाग। जड़। पौधों के भागों के बारे में जानेंगे आज हम। बीज अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामित कर चुके हैं? इन भागों के रंग भरिए। देखिए, प्राकृतिक भ्रमण। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपके बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूट नहीं। लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। पौधों के संवर्ग। देखिए, पौधों का नाम लिख देना इधर। एक कॉलम में हरा, कोमल, मोटा, कठोर। कॉलम 2 में, कॉलम 3 में शाखाएं कैसे निकलते हैं तने के आधार पर, तने के ऊपर। कॉलम 4 में पौधों का संवर्ग देखते हैं। कि टमाटर, कॉलम 1 में ऊंचाई इसकी छोटी होती है, हरा होता है, हाँ, कोमल होता है, हाँ, मोटा नहीं होता, और कठोर भी नहीं होता, मुलायम होता है। और तने के आधार से तना इसका मुलायम होता है। तने के ऊपर पौधों का संवर्ग, शाख होती है इसमें, और आम बहुत लंबा होता है, मोटा होता है, कठोर होता है, तने के ऊपर से होता है। और पौधों के वृक्ष कहते हैं। नींबू थोड़ा लंबा और हरा होता है, हाँ, और कठोर होता है, हाँ, तने के आधार से, हाँ। और पौधों के संपर्क में झाड़ी। शाख मतलब टमाटर के पेड़ को कहेंगे, वृक्ष आम की को कहेंगे, नींबू की को झाड़ी कहेंगे। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम यह प्रकृति सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाई गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3, 4 कॉलम भर सकते हैं। ऊपर हमने पढ़े थे। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 में भरें। देखिए, पौधों को कम से कम क्षति पहुंचती है, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? जो मतलब अनुपयुक्त पौधे उग जाते हैं, जैसे घास फूस,
इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांशतः पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संवर्ग शाख, झाड़ी एवं वृक्ष इन चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को शाख कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं निकलती हैं, जैसे कि टमाटर का पेड़। देखिए, शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। ये टमाटर का पेड़ है, इसको शाख कहेंगे, इसको वृक्ष कहेंगे आम के पेड़ को, और नींबू के पेड़ को झाड़ी कहेंगे। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधों में बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ गहरे होते हैं। इन शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी के 4 कॉलम में भर सकते हैं? पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी अथवा अंगूर के तने किस प्रकार के? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, विपर्सी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायक होते हैं, जैसे विपर्सी लता, तरबूज का पेड़, बेल, आरोही लता। ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। शाख और झाड़ी होती है ना, पेड़ होते हैं, उनसे अलग होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विपर्सी लता के 2-2 पौधों के नाम दिए होंगे। तना, आपने आसपास के पेड़ पौधों को देखकर तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना एवं भागों को देखें। आपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। क्या आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। तने में क्या होती है? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली व फूल होते हैं। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, सहायकीय पौधा तथा 1 ब्लेड लीजिए। तना क्या कार्य करता है, जानते हैं। गिलास को 1/3 जल से भरें, जिसमें जल में लाल स्याही की बूंदें डालें। लाल कलर। शाख के तने को गिलास में रखें, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि अगले तने शाखाओं का अवलोकन कीजिए। इस प्रकार अवलोकन करना है। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा है कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? तने में जल ऊपर चढ़ता है। सिरे का विविध दृश्य, तने के खुले। इस क्रियाकलाप में हमने देखा है कि जल तने ऊपर की ओर चढ़ता है तथा तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। पत्ती, आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति एवं रंग एक जैसे होते हैं? नोटबुक में लिखना है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्तियों का भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियां पर्णवृंत होता है? पटल, इसको पटल कहते हैं। पटल पर्णवृंत पत्ती के मोटा सा भाग है ना, और तना जहाँ से पत्ती निकलती है। पत्ती के विशेष
पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। एक पत्ती लीजिए, उसको कॉफी और पन्ने के नीचे रखिए, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। तरीके से आप एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। उस पत्ती को एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर अपनी पेंसिल को तिरछा कीजिए तथा उसकी नोट से कागज के उस भाग को उसके नीचे पत्ती धीरे धीरे रगड़िए। पत्ती को रगड़िए, पेंसिल को उस पत्ती के ऊपर रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ साथ छपाई दिखाई देगी। क्या यह छाप पत्ती की तरह? पत्ती की इन रेखित संरचना को सिरा कहते हैं। जो रेखाएं दिखाई देंगी ना आपको, उनको सिराएं कहते हैं। सिराएं कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों की सिराओं द्वारा बनाए गए पत्ती की छाप लेना। डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। देखा होगा कि घास की पत्तियों में है सिरा एक दूसरे के समांतर, ऐसी सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। आवश्यक सामग्री: साग पौधा, पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैली लीजिए। पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी समांतर पत्ती क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए, धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप को जब करना चाहिए जब धूप खिली हो, दिन के समय। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ फली फाती सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए और कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन को थैली की आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप देखते हैं किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? इस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। पारदर्शी थैली देखिए। इसमें आपको इस क्रिया को करेंगे जब आपको इस थैली के अंदर पानी दिखाई देगा। पत्तियों का कार्य सोचिए। जल की यह बूंदें पत्ती के जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रियाकलाप को बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जो पत्तियों से जो जल निकला है, इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल से छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। आपने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा है? क्या पौधों के बाष्प उत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलाप के विषय में वर्णन कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य, आइएगा इसका अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रेंट, बीकर, प्रकनली, वन, जल प्लेट, आयोडीन विलेन। प्रकनली में एक पत्ती रखिए। एक प्रकनली लीजिए, उसमें एक पत्ती रखिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेंट डाल दें जिससे पत्ती उसमें संपूर्ण डूबी रहे। अब इस प्रकनली को जल के आधे भरे बीकर में रखिए। जल लीजिए, उस बीकर में आधा पानी भरिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाए। उस बीकर को आपको जब तक गर्म करना है जब तक कि उस पत्ती से हरा रंग नहीं निकल जाए।
अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति धोइए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की बूंदें डालिए। क्या आप देखते हैं कि परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषणों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण कीजिए। इसका कार्य अर्थ है कि पत्ती में मंड है। इस क्रियाकलाप से आपको यह ज्ञात हो जाएगा पत्तियों में जो मंड होता है। हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भागों से आकर एकत्र हो जाता है, परंतु ये पत्तियां हरी पत्ती, बैंगनी रंग की पत्ती, आयोडीन विलयन पत्ती में क्या क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रेड को गर्म करना होता है। अतः अध्याय की कक्षा क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्प्रेड को गर्म करना होता है, अतः अध्याय को कक्षा का यह प्रयोग स्वयं करके देखना चाहिए। और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके द्वारा पत्तियां प्रकाश को ग्रहण करती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, मतलब पेड़ों से ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों से मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप लिए थे उनमें से हमने देखा था तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का आहार बाष्पीभवन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। जड़ ध्यानपूर्वक देखिए कि पहली और बूझू ने कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है। देखिए, पौधों को जल देना। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर? आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधों के इस भागों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री: 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे ये 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों में कोई क्षति न हो। खरपतवार के पौधों को एक गमले की मिट्टी में डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। 2 पौधे लेने की जड़ें काट देनी है आपको। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह 50 दिन का परीक्षण कीजिए कि दोनों पौधे स्वस्थ हैं। देखिए आप उनको दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक ही जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप को जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का ये अन्य कार्य जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी अथवा जल तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें से भीगी हुई रुई रखिए। कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, मतलब रुई को न गीला रखना है जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब नवोदित की सरलता से रुई से बाहर खींच आता है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा है कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ पौधे को मिट्टी में मजबूती जमाए रखने के लिए काम रखती है, मजबूती बनाए रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरीकरण कहा जाता है। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? इसका ऐसे पता लगाएंगे।
चित्र 6.7.16 ए में 7.16 बी के ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब इन चने के पौधों की जड़ों को देखिए, यह चित्र के समान दिखाई देती हैं अथवा नहीं दिखाई देती है। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लीजिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है आपको देखना है। किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है, क्या क्या इनमें अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं, आइए पता लगाते हैं। देखिए, ए में ए की जड़ है, ये की जड़ है मक्के की जड़, और बी में चने की जड़ है। खुले मैदान में आइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकाल दीजिए। जड़ों से मिट्टी खोदकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तने की तरह अथवा मूसला जड़ और रेशेदार जड़। देखिए, मूसला जड़ है, रेशेदार जड़ है। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 की तरह उनकी मुख्य जड़ें को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र के समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एक चित्र एकत्र कीजिए। खरपतवार के पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को ए समूह में रखिए, रेशेदार जड़ वाले पौधों को बी समूह में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है ज्ञात करना है। पौधों की पत्तियों का बी की सिरा विन्यास किस प्रकार का है। बूझू के मस्तिष्क में एक अजब ही विचार आया है। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होती है, उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधों की पत्ती सिरा विन्यास एवं जड़ प्रकार में एक रोचक बंधन है। क्या उन सभी पौधों को जिनका विन्यास अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ों के प्रकार सारणी 7.2 में सही रूप में बढ़ सकते हैं। जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों सिरा विन्यास, इस इधर पौधों का नाम लिखना है आपको, इधर सिरा विन्यास लिखना है, इधर जड़ों लिखेंगे। हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के विन्यास को भागों को भी खाते हैं जहाँ पर भोजन भंडारित रहता है। देखिए, एक तना दो तरफा मार्ग की तरह है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की तरफ आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प गुलाब के पौधों की 3 आरेख चित्र ABC में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं। पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं। देखिए, गुलाब पत्ती विहीन शाखा, पत्ती सहित शाखा, पत्ती पुष्प सहित शाखा। इसमें पत्तियां नहीं है, पत्ती वाली, इसमें पत्ती भी है, पुष्प भी है। अध्याय के लिए पुष्प का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न ले।
क्योंकि यह पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि यहाँ अगली कक्षा में पढ़ेंगे। क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या यह चटीले? ये आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका अथवा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज आवर्धक लेंस एवं जल का चित्र 7.2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, ये पंखुड़ियाँ। पुष्प कलिका एवं पुष्प। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? पुष्प की पंखुड़ियाँ। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद होती? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग। पुष्प एवं पंखुड़ियाँ के विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका एवं पंखुड़ियों का बंद थी। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आप आपने ध्यान दिया है कि एक भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? उन्हें बाह्यदल। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों के भली भांति अवलोकन कीजिए। प्रश्न उत्तरों को दीजिए। इससे कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल पंखुड़ियों के रंगों की हैं? आपके फूलों में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़ी हुई बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग है, संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के संबंधित परीक्षणों की सारणी लिखिए। पौधों का नाम। गुलाब। बाह्यदलों की संख्या एवं अनेक रंग। पंखुड़ियों एवं रंग उनकी संख्या 5 रंग। बाह्यदल जड़ अथवा स्वतंत्र। पंखुड़ियाँ जुड़े अथवा पृथक। पुष्प के इंसान स्वतंत्र अथवा पंखुड़ियों से जुड़ी हुई स्वतंत्र। स्कैनर उपस्थिति। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षणों का सारणी में लिखिए। सारणी के अति कॉलम को भरिए। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे। घटाकारा पुष्प। घटाकारा पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर पुष्पों को आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखिए। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से बाह्यदल घटाकर पुष्पों की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्पों के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ध्यान देखिए कि तथा अपने पुष्पों को पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध पुंकेसर देखिए। परागकण, पुंकेसर, स्त्री केसर यहाँ होते हैं, पुंकेसर होते हैं और परागकण होते हैं। पुष्प के भाग दिखाए गए। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? आपने पुष्पों में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। 7.24 की सहायता स्त्री केसर के 2 भागों को पहचानिए। परागकोश, तंतु, पुंकेसर।